दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 12 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो दोस्तों मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, यही कथन जो है ये गलत है, क्योंकि मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं था। दूसरा है कि मुंडन जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। दोस्तों ये थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि पुजार जो है ये पाहन का सहायक होता था, ये भी सही है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत पर तुगल वंशीय शासन के समय कौन सा नागवंशी राजा था। भारत पर तुगल वंशीय शासन के समय कौन नागवंशी राजा था दोस्तों? तो नागवंशी राजा थे हमारे रेणुकर्ण भी थे, ठोलीकर्ण भी थे और शिवदास कर्ण भी थे। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि 24 गांव के समूह को, ठीक है एक मिनट, 24 गांव के समूह को किस पड़ाहा के नाम से जाना जाता है? 24 गांव के समूह को जो है ये किस पड़ाहा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 24 गांव के समूह को 24 पड़ाहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 24 पड़ाहा के नाम से जाना जाता है 24 गांव के समूह को। हमारा अगला सवाल है कि डाकुआ क्या होता है? डाकुआ जो है ये क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है मुंडा का सहायक होता है और गांव वालों को बैठकी की सूचना देता है। ये क्या होता है? एक मुंडा का सहायक होता है और गांव वालों को बैठकी की सूचना देता है। तो हमारा जवाब कौन सा सत्य हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। हमारा अगला सवाल है कि जोग प्रमाणिक का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो दोस्तों जोग प्रमाणिक जो है मांझी का सहायक होता है या वो उप सरदार होता है, ठीक है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्य को संभालता है, जोग मांझी के कार्यों में सहायक करता है, ठीक है। जोग मांझी के कार्यों में जो सहायता प्रदान करता है, जोग मांझी का ये सहायक होता है या उप सरदार होता है, ठीक है। सहायक सरदार होता है या उप सरदार होता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में ये कार्य को संभालता है और जोग मांझी के कार्यों में ये हेल्प करता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है कि ढोकलो सोहर खड़िया गांव का प्रधान होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ढेलकी खड़िया भी और दूध खड़िया भी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एवं बी दोनों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है सबर जनजाति की जाति पंचायत शासन व्यवस्था में प्रधान का सहायक कौन करता है या प्रधान की सहायता कौन करता है, ठीक है। सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है दोस्तों? तो गोड़ाइत करता है। कौन करता है? गोड़ाइत। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि खड़वार जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता है? खड़वार जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये जो है मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित जो झारखंड पार्टी का नाम जो है पहले आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। इस पार्टी के गठन का उद्देश्य था कि गैर आदिवासी लोगों को आंदोलन से पूरी तरह लगन के साथ जोड़ना, क्योंकि आदिवासी महासभा से जुड़े गैर आदिवासी स्वयं को भली भांति प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारा जवाब हो जाएगा आदिवासी महासभा। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो शिबू सोरेन को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन को। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था दोस्तों? इसका मुख्यालय स्थित था रांची में। कहाँ पे? रांची में। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय स्थित था रांची में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी दोस्तों? तो ये जलाई गई थी रांची में ही,
ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली रांची में जलाई गई थी। अगला सवाल है कि पांडे गणपत राय को परहेपाट पाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था दोस्तों? तो दोस्तों राजेंद्र शाही ने, ठीक है, राजेंद्र शाही ने ही विश्वासघात कर जो है इन्होंने गिरफ्तार करवाया था पंडित पांडे गणपत राय को। अगला सवाल है कि शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंदी पलामू में हुआ था? शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंदी पलामू में हुआ था दोस्तों? तो बाबू अमर सिंह का, ठीक है, बाबू अमर सिंह का जो है ये शाहाबाद के ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका पदार्पण खरोंदी में हुआ था। अगला सवाल है सदानों के गांव की पहचान अखड़ा से होती है। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है दोस्तों? तो करम उत्सव में जो है इसका लड़कियों का सामूहिक नृत्य होता है अखड़ा में। कहाँ पे होता है? अखड़ा में। अगला सवाल है कि उड़ाव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? उड़ाव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखड़ा। अगला सवाल है लोहार जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? लोहार जनजाति में जो है ये कुल कितने गोत्र हैं? तो कुल 7 गोत्र हैं लोहार जनजाति में। अगला सवाल है झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य का प्रावधान है दोस्तों? तो कितने जनसंख्या पर प्रावधान है? ये 500, कितने? 500 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य का प्रावधान है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गौड़ जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। दोस्तों कहता है कि इन जनजाति की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि तथा मजदूरी पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई हैं, जो सूर्य एवं धरती के प्रतीक है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा कि उपयुक्त उपर्युक्त में से 1 एवं 2 दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की भांति पाई जाती है? निम्न में से किस जनजाति में नातेदारी प्रथा जो है बिल्कुल हिंदुओं की भांति पाई जाती है दोस्तों? तो पढ़िया जनजाति में जो है नातेदारी प्रथा जो है बिल्कुल हिंदुओं की भांति पाई जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इस गीत का गायन जो है मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जापी जो है झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है, जिस गीत का गायन जो है सामान्यतः मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो दोस्तों जदुर नृत्य को ही झारखंड में जो इस नृत्य को ही नीर सुसंको भी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जो है टामाक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टामाक के नाम से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में मनाए जाने वाले किस एक पर्व के दौरान मुर्गा लड़ाई से में सट्टा लगाया जाता है? झारखंड में मनाए जाने वाले किस एक पर्व के दौरान मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगाया जाता है दोस्तों? तो टूसू पर्व के दौरान। किस पर्व के दौरान? टूसू पर्व के दौरान। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं दोस्तों? तो मांडा मेला में ही जो है झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, बताएं कि कौन सा कथन जो है असत्य है। दोस्तों इस चित्रकला में अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। ठीक है, कहता है कि इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, तो दोस्तों ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि यह चित्रकारी मुख्य बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, दोस्तों ये भी कथन जो है सही है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा कि सभी कथन जो है सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। अगला सवाल है
संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन जो है ये 1852 ईस्वी में किया था। कब किया गया था? 1852 ईस्वी में। और उस बुक का नाम क्या था? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चचे दई किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये जो है ननकू सोरेन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ननकू सोरेन के द्वारा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा जो है किस फिल्म का निर्माण किया गया था दोस्तों? सजना अनाड़ी, इसी फिल्म का निर्माण किया गया था विनोद कुमार के द्वारा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों की सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किया था। ठीक है, तो दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों की सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किसने किया था? तो रवि कौशल ने। किसने किया था? रवि कौशल ने। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT में किस विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें जो है आपके तकनीकी की भी शिक्षा प्रदान की जाती है और प्रबंधन की। ठीक है, तो तकनीकी एवं प्रबंधन की शिक्षा प्रदान की जाती है रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो हमारा जवाब हो जाएगा A एवं B दोनों ही। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि 2000 ईस्वी में स्थापित कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? 2000 ईस्वी में स्थापित कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान जो है ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये है रांची में। कहाँ पे? रांची में है। अगला सवाल है झारखंड का पहला आवासीय विद्यालय नेतरहाट में चार्ल्स नेपियर द्वारा कब स्थापित किया गया था? झारखंड का पहला आवासीय विद्यालय जो है ये नेतरहाट में चार्ल्स नेपियर द्वारा कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये जो है आपके 15 नवंबर 1954 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 1954 ईस्वी में। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का कौन स्कूल कई बार अखिल भारतीय चैंपियन बना था दोस्तों? तो कई बार जो है सेंट इग्नेशियस गुमला और सेल उच्च विद्यालय बोकारो भी। ठीक है, ये दोनों जो है कई बार चैंपियनशिप बना था। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? A एवं B दोनों ही हमारा जवाब हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि झारखंड के किस महिला तीरंदाज को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो किसे? दीपिका कुमारी को। अगला सवाल है प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है? तो दोस्तों प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच जो है किस स्टेडियम में होता आया है दोस्तों? तो ये जो है आपके जमशेदपुर में भी होता आया है और रांची में भी होता आया है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? A एवं B दोनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को भारत सरकार ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया है दोस्तों? तो किसे पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया है? तो उपयुक्त सभी को ही, प्रेमलता अग्रवाल को भी, दीपिका कुमारी को भी और महेंद्र सिंह धोनी को भी। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोहन आहूजा जो इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बोर्ड से अभिप्रेरित है क्या? तो दोस्तों बोर्ड से अभिप्रेरित है झारखंड का राजस्व बोर्ड। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला ऑप्शन है कि भूमि संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 तक तैयार हो गया था। ठीक। दूसरा क्या कहता है कि 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू किया गया था। तो दोस्तों हमारा दोनों ही कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि जमींदारी व्यवस्था में कुल भू राजस्व का कितना प्रतिशत क्रमशः कंपनी तथा स्वयं रखना होता है? जमींदारी व्यवस्था में कुल भू राजस्व का कितना प्रतिशत क्रमशः कंपनी तथा स्वयं रखना होता है दोस्तों? तो दोस्तों जमींदारी व्यवस्था में कुल भू राजस्व का क्रमशः 10/11, 1/11%
कंपनी तथा स्वयं रखना होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 10/11 और 1/11। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10/11 और 1/11। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 10/11 और 1/11। ठीक है, कंपनी को 10/11 और स्वयं को 1/11 रखना होता था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में कुल भू राजस्व का कितना प्रतिशत क्रमशः कंपनी तथा स्वयं रखना होता था। ठीक है, कंपनी को 10/11 और स्वयं रखना होता था 1/11। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है कि CNT एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बाद बाकी महालवाड़ी व्यवस्था जो है लॉर्ड मैकेंजी से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कानावाली से संबंधित है और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये टॉम्स मुनरा से संबंधित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूईधरी रैयती की परिभाषा में भूत खेत को शामिल किया गया। ठीक है, तो कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। दूसरा कहता है कि हम मेरे पास कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयधरी रैयत की परिभाषा में भूत खेता को शामिल किया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन क्या है, सही है, दोनों ही कथन सत्य है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। पहला कहता है कि 1908 की अधिनियम धारा 46 के तहत बेदखल का समय जो है 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रह रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो दोस्तों ये कथन सत्य है। चलते हैं अगले सवाल, अगले कथन की ओर। अगला कथन क्या कहता है हमारा, अगला कथन हमसे कहता है कि SPT एक्ट के तहत खास गांव से अर्थ ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो या कोई मुखिया ना हो। तुम्हारा ये भी कथन सत्य है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, एक एवं दोनों ही सत्य है। चलते नेक्स्ट सवाल के पास। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 2016 तक CNT एक्ट में कुल कितने संशोधन हो चुका है। 2016 तक CNT एक्ट में कुल कितना संशोधन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों 2016 तक CNT एक्ट में कुल 22 संशोधन हो चुका है। 2016 के संशोधित एक्ट के द्वारा मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 22। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि CNT एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। CNT एक्ट से संबंधित कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। दोस्तों पहला कहता है कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को भी बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को भी बाहरी लोग नहीं खरीद सकते हैं। कथन सही है। नेक्स्ट क्या कथन कहता है कि सामान्य वर्ग के लोग राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन सत्य है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा कि आपका कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का को के तहत कोड़कड़ में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान जो है दे नहीं होगा। दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का को के तहत कोड़कड़ में परिवर्तित किसी भूमि पर 4 वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, 4 वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग तथा बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत, धारा के किस धारा के तहत, ठीक है, राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग तथा बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है दोस्तों। तो राजस्व अधिकारी को दे सकता है किस धारा के तहत? तो धारा 82 के तहत। किस धारा के तहत? धारा 82 के तहत। धारा 82 के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वे करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत किसी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधन किया गया है। तो दोस्तों ये धारा 240 के तहत किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 240 के तहत किसी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था दोस्तों? तो किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो 1908 में पेश किया था दोस्तों। कब किया था? 1908 में। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 1365 मीटर ऊंचा पारसनाथ पहाड़ का उत्थान किस क्रम में हुआ था दोस्तों? 1365 मीटर ऊंचा पारसनाथ पहाड़ का उत्थान जो है ये किस क्रम में हुआ था दोस्तों? तो ये विंध्यन क्रम में हुआ था। किस क्रम में? विंध्यन क्रम में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? झारखंड चट्टानों में पाए जाते हैं तो प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंपों के प्रमाण भी, समुद्र होने के अवशेष भी, हिमयुग के अवशेष भी। तो दोस्तों ये तीनों ही पाए जाते हैं झारखंड के चट्टानों में। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला सवाल है अधिकतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अधिकतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारे खूंटी। खूंटी में ही अधिकतम अनुसूचित जनजाति है, परसेंटेज ज़्यादा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कहता है कि झारखंड में जल संसाधन और उनके प्रवाह तंत्र का निर्भर है, ठीक है, झारखंड में जल संसाधन और उनके प्रवाह तंत्र का निर्भर है। तो दोस्तों ये है संरचना भी, उच्चवाचन ढाल और वर्षा की मात्रा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि झारखंड में सोन नदी का अफवाह है। झारखंड में सोन नदी का अफवाह है कहाँ? पलामू एवं गढ़वा में। अगला सवाल है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो चांडिल डैम जो है ये दोस्तों किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों ये स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। किस पर है? स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है चांडिल डैम। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बलुआही मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, बलुआही मिट्टी जो है झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो बलुआही मिट्टी जो है झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, जिनमें बलुआ पत्थर एवं सेल की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो किसमें? दामोदर घाटी क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पर दामोदर घाटी क्षेत्र में ही बलुआ पत्थर एवं सेल की प्रधानता मिलती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि धान उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? धान उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला जो है ये प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो दोस्तों सिंहभूम जिला जो है क्षेत्रफल एवं मात्रा के आधार पर धान उत्पादन में राज्य में प्रथम है। यहाँ राज्य के 20% से भी अधिक धान का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि किस वर्ग के खनिज है दोस्तों? तो दोस्तों कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि जो है अणुशक्ति खनिज के जो है वर्ग हैं। ठीक है, तो अणुशक्ति खनिज वर्ग के ही खनिज हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा निम्नांकित में से किस पदार्थ से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो वो जादूगोड़ा ही है। यहाँ यूरेनियम की खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में की जाती है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यूरेनियम। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि आप विचार कीजिए कि कौन सा कथन आपका सत्य है।
कहता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1855 में की गई थी। ठीक है, कहता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1855 में की गई थी। फिर क्या कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में सिंदरी में की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सत्य है। ठीक है, और 61 नंबर का एक जो कथन है ये गलत है। ठीक है, दिए गए कथनों में जो है 2 ही सत्य है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुई थी, इसे IIT का मान्यता प्राप्त है दोस्तों। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 2। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया? ठीक है, रांची के औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है किसे सेंटर में रख के केंद्र में रखकर किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है HEC केंद्र में रखकर किया गया है। किसमें? HEC में। अगला सवाल है झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? ठीक है, कहता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन जो संयंत्र है ये दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये अवस्थित है रांची में। कहाँ पे है? रांची में ही अवस्थित है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित कहाँ पे है दोस्तों? दोस्तों बिहार स्पंज आयरन संयंत्र जो है ना ये अवस्थित है चांडिल में। कहाँ पे अवस्थित है? चांडिल में अवस्थित है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? चांडिल। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। 76% ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत गरीबों को, 24% शहरी जनसंख्या के अंतर्गत प्राथमिकता समूह के लोगों को। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A एवं B दोनों ही। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि वैसे स्थानीय जो भूमिहीन है उनकी पहचान के लिए कौन सा आधार को माना गया है दोस्तों? तो उनके पहचान के लिए प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपरा का ही आधार माना गया है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो कौन सा झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों राज्य में विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये तो उद्देश्य है। नेक्स्ट है कहता है कि राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, ये भी उद्देश्य है। नेक्स्ट कहता है कि राज्य में निवेश हेतु सुगम व भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, दोस्तों ये भी हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट कहता है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत विकास करना, तो दोस्तों ये जो है हमारा नहीं है, ये उद्देश्य जो है हमारा नहीं है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध किए जाने का प्रावधान है दोस्तों? तो एक मुश्त उसे 50,000 रुपये का जो है राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जरा देखें। कहता है कि राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष डैश तक 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो वर्ष 2019 तक, कब तक? 2019 तक 2% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो ये 2015 से 16 में प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र प्रायोजित नहीं है दोस्तों? तो कौन सी योजना जो है केंद्र प्रायोजित नहीं है? तो अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है ये केंद्र प्रायोजित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों?
तो दोस्तों ये विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के डैश तथा बाहर के डैश जगह चुने गए हैं। दोस्तों झारखंड के 6 और बाहर के 11 जगह चुने गए हैं। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? पहले पढ़ाई के बाद में विदाई। ठीक है, पहले पढ़ाई उसके बाद में विदाई, यही योजना प्रारंभ की गई झारखंड में स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो पलामू अभयारण्य ही झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो उधवा पक्षी बिहार जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास झारखंड में किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों तो JF हैबिट के द्वारा ही झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों तो कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो महुआ डांड अभयारण्य। कौन सा? महुआ डांड अभयारण्य ही जो है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है, ज़्यादा अटेंशन दिया गया है? दोस्तों उसमें तो कौन है हमारा है बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची भी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची भी, बिरसा मिर्ग विहार खोटी और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो भी। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी के तहत ही इन सारे अभयारण्य को जैविक उद्यान को जो है क्या दिया गया है? अटेंशन मिला है, ध्यान दिया गया है। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है, जो उस पर भी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची में है, उसमें भी ध्यान दिया गया है। बिरसा मिर्ग विहार खोटी और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में भी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है क्या कि झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है, कैसे? तो इको टूरिज्म अथॉरिटी को लागू किया गया है। ठीक है, झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए ही गठन किया गया है इको टूरिज्म अथॉरिटी का। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कहता है कि जंगल की आग झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने हेतु की गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 दोनों ही सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है ये गलत है। दोस्तों ठीक है, कहता है कि झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां जिप्स बेंगलिसिस, जिप्स इंडिकस एवं इजिप्शियन गिद्ध पाई जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पर्यावरण के मूल संगठनों में स्थानिक को शामिल किया जाता है। ये कथन तो गलत है दोस्तों, तो केवल 2 ही गलत है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। दोस्तों NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु जो है क्षेत्र ये मौजूद है। दोस्तों तो इसमें 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। अगला सवाल है कि संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। ठीक है, क्या है? वायु प्रदूषण से भी, जल प्रदूषण से भी और ध्वनि प्रदूषण से भी। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ही। दोस्तों सभी से ही प्रभावित है दामोदर घाटी। अगला सवाल है कि जैविक आपदाएं कौन कौन सी है। दोस्तों जैविक आपदाएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों
महामारियाँ भी है, कीटों का हमला भी है और जहरीला भोजन या पेयजल भी है। तुम्हारा आवाज़ के पेयजल भी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है कौन कौन से? झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये है हमारे धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। तो ये जो है झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन का ध्येय क्या है? दोस्तों आपदा प्रबंधन का ध्येय है समस्त सरकारी विभागों तथा एजेंसियों के मध्य एकीकरण स्थापित करना और सभी संस्थाओं एवं विभागों के मध्य समन्वय बिठाना। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? मध्य समन्वय बिठाना। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, अब जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही कथन हमारा सत्य है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। कहता है कि हजारीबाग जिला आपदाओं से बुरी तरह सर्वाधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि रांची जिला आपदाओं से बुरी तरह तथा सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? केवल एक ही कथन सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन झारखंड में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं? तो कौन आसीन रह चुके हैं? इंदर सिंह नामधारी। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता दोस्तों कौन थे? ये थे स्टीफन मरांडी। कौन थे? स्टीफन मरांडी थे। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य जो है ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा झारखंड। झारखंड ने ही ई लाइब्रेरी खोला है, ये प्रथम राज्य है। अगला सवाल है कि बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? बिजरा बाग जो है ये निम्न में से किसका पुराना नाम है दोस्तों? तो डाल्टनगंज का ही पुराना नाम है बिजरा बाग। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में फेलोशिप अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों? तो फेलोशिप अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर HP शर्मा को। किन्हें? डॉक्टर HP शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है वर्ष 2020 में झारखंड से गुरु ससघर आचार्य एवं मधु मंसूरी हसमुख को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किस क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुरु ससधर आचार्य को एवं मधु मंसूरी हसमुख को। तो दोस्तों कला के लिए, किसके लिए? कला के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि झारखंड मंत्री परिषद में योजना सह वित्त विभाग किसे सौंपा गया है? झारखंड मंत्री परिषद में योजना सह वित्त विभाग जो है ये किसे सौंपा गया है दोस्तों? तो रामेश्वर उरांव को। किसे? रामेश्वर उरांव को ही जो है झारखंड मंत्री परिषद में योजना सह वित्त विभाग सौंपा गया है। अगला सवाल है दोस्तों कहता है कि झारखंड में किन शहरों को हाल ही में उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई है किसे किसे? तो दोस्तों किसे की गई है? तो मेदिनीनगर को, गिरिडीह को और चाईबासा को हाल ही में उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई। अगला सवाल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? किस पुरस्कार से? तो चैंपियन ऑफ चेंज का क्या किया गया है? चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन है आपका सत्य है दोस्तों। तो आवास निर्माण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बेरमो प्रखंड को भारत में प्रथम स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट और सही है। नेक्स्ट कहता है राज मिस्त्री प्रशिक्षण में देश में झारखंड को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट कहता है कि सर्वश्रेष्ठ मुखिया के रूप में राजमहल की पंडरिया पंचायत को नाइकी सोरेन को अवार्ड दिया गया है। ये भी कथन क्या है? सही है दोस्तों। हमारा जवाब क्या हो जाए? उपरोक्त में सभी कथन सत्य। हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों कहता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद हेमंत सोरेन ने किस विधानसभा सीट को छोड़ दिया था दोस्तों? झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद हेमंत सोरेन ने
किस विधानसभा सीट को छोड़ दिया था दोस्तों? तो इन्होंने दुमका को छोड़ दिया था।